नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पे हम बात करते हैं कुछ ऐसी बिजनेस जगत की खबरों की जो सीधे सीधे आम जनता से जुड़ी होती हैं। दोस्तों, हालांकि खबर तो नई नहीं है और इसको कवर करने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैं माफ़ी चाहूँगा, मगर खबर है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। खबर क्या है, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्टॉक है वो उसका जो लॉस है वो अब सिर्फ 70 करोड़ के आसपास का ही रहा है। 69.47 करोड़ का आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इतना लॉस बचा है। ठीक है, तो ये तो फिलहाल खबर है। अब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या दोस्तों? रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की कंपनी है और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज से रिलेटेड एक कंपनी है। ठीक है, अगर हम खबर देखें तो दोस्तों खबर के मुताबिक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो लॉस है वो अब सिर्फ 69.47 करोड़ के आसपास ही बचा है। और इस बीच में जो कंपनी की इनकम है, रेवेन्यू है, वो भी बढ़ी है। हालांकि कंपनी के लॉसेस भी बढ़े हैं, मगर फिलहाल के लिए क्या हुआ है, पॉजिटिव चीज़ क्या दिख रही है कि जो इनकम है, रेवेन्यू है और जो लॉस है उसके बीच में गैप है वो कम है। मतलब पिछले बार क्या हुआ था कि रेवेन्यू जो था वो कम था और लॉसेस एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, मगर इस बार एक्सपेंसेस कम है और रेवेन्यू ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू जो है वो 72 से 56 करोड़ का है, जबकि एक्सपेंसेस जो है वो लगभग लगभग 6800 करोड़ के आसपास के हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम पूरी खबर को समझते हैं और फंडामेंटल को देखते हैं और चार्ट्स को देखते हैं कि क्या कहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक कंपनी और डिस्कस करूँगा, मगर वो अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो और उसके बाद आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिए। और दोस्तों, आपसे एक और निवेदन है कि मेरी इस वीडियो के आधार पर कृपया करके रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई पोजीशन ना बनाइए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसमें मेरी स्टॉक्स मेरा निवेश या मेरी फैमिली के किसी मेंबर का निवेश पहले से हो और इस स्टॉक के पीछे मेरा निहित स्वार्थ भी हो। तो कृपया करके निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य परामर्श करें। तो दोस्तों, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्टॉक है, स्टॉक कोई मुझे खास पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि सब कुछ तो ठीक है, मगर यहाँ पे आरओई जो है वो नेगेटिव है। दूसरा क्या है, जो ईपीएस ग्रोथ है वो है ही नहीं। तो अगर हम ईपीएस को देखें, तो अगर हम पी को देखें दोस्तों, तो पी 2.1 है, मगर ईपीएस है ही नहीं, जनरेट ही नहीं कर रही, मतलब माइनस ईपीएस है। तो यानी कि जो स्टॉक का प्राइस है वो माइनस है, जीरो से कम की एक्चुअल वैल्यू, बट क्योंकि जीरो हो नहीं सकता, वन जीरो से कम हो नहीं सकती, इसलिए वो वैल्यू नहीं आ रही है। कंपनी अभी भी सर्वाइव कर रही है और इसका आप लोन देख सकते हैं कि कंपनी की जितनी मार्केट कैप है उससे ज़्यादा उसके ऊपर लोन है। ठीक है, मगर इसको बनाने का उद्देश्य क्या है वो भी देखते हैं, समझते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नेट प्रॉफिट आ रहा है कंपनी का, वो पहले लॉस 2500 करोड़ का था, फिर उसके बाद जो लॉस है वो 1100 करोड़ का हुआ और अब लॉस, पूरा ओवरऑल जो लॉस है वो 674 करोड़ का लॉस हुआ है। ठीक है, अगर अभी हम बात देखें यहाँ पर तो -93, और तो ये क्वार्टरली रिजल्ट्स में भी हम देखेंगे तो लॉस जो है धीरे धीरे करके कम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद रिटर्न्स 1 ईयर में काफ़ी ज़्यादा बना चुकी है। तो लॉस मेकिंग कंपनी 40% का रिटर्न, वो 3 साल में 56% का रिटर्न जनरेट कर चुकी है। ये समझने वाली बात है एक। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी के पास बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा है और रिजर्व्स उसके मुताबिक ही कुछ आसपास है। तो यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास जितनी बोरोइंग्स हैं उसके आसपास की रिजर्व्स हैं और जो नेट कैश फ्लो है वो भी 865 करोड़ का है। तो अगर हम ये भी इसमें ऐड कर देते हैं रिजर्व्स में, तो कोई 9100 करोड़ के आसपास का रिजर्व हमारे पास कंपनी के पास आता है। तो कोई 700 करोड़ की कमी बनती है। ठीक है, तो ये कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब जो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा डराती है वो ये है कि प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो बहुत कम है। अच्छी चीज़ ये है कि प्रमोटर ने अपना माल ख़रीदा 2022 से 2023 के बीच में, मगर उसके बाद प्रमोटर ने ज़रूरत पड़ने पर निकाल भी दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से माल में कमी आई है। ठीक है, और अब वो इंटेक्ट है ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से। एफ ने माल बहुत ज़्यादा ख़रीदा हुआ है, डी इसमें से आउट हुए हैं, मगर अगर हम इसके पब्लिक सेक्टर में देखें तो यहाँ पर हमें काफ़ी डी के नाम दिखेंगे। तो हो सकता है डी को उठा के इसमें पब्लिक सेक्टर में डाल रखा हो। दूसरी बात है कि गवर्नमेंट की भी थोड़ी सी हिस्सेदारी इस प्रोजेक्ट इस शेयर में, इस स्टॉक में दिखती है। ठीक है, तो ये कंपनी का ओवरऑल एक मोटा मोटा पिक्चर था। ठीक है, कि कंपनी क्या कर रही है, कैसे कंपनी काम कर रही है। अगर हम कंपनी के
समझे कि कंपनी काम क्या कर रही है, तो थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी कि वाकई कंपनी है क्या। तो इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है, 3 सेगमेंट्स में काम करती है दोस्तों। ये पावर, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में काम करती है। पावर में पावर का जनरेशन करती है, ट्रांसमिट करती है, वगैरह वगैरह। और इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में जैसे टोल रोड्स हो गई, मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है, और एयरपोर्ट्स हो गए, डिफेंस के प्रोजेक्ट्स हो गए, जो हाई वैल्यू इंडस्ट्रियल असेट्स होती हैं उनको डेवलप करने का काम कंपनी करती है। तो कंपनी जो काम कर रही है वो काफ़ी क्रिटिकल काम है और नेशन बिल्डिंग का काम है, और सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट भी अच्छा खासा कर रही है, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब हम ज़रा इसका चार्ट देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम इसका चार्ट देखते हैं, चार्ट देखने से पहले मैं दोबारा आपको बताना चाहूँगा कि इसमें चार्ट के आधार पर, मेरी डिस्कशन के आधार पर कृपया करके आप निवेश ना कीजिए। तो दोस्तों अगर हम चार्ट देखते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ समय से ये ऊपर ग्रो कर रही है कंपनी, और अगर हम इसका मंथली चार्ट देखेंगे तो हम हैरान हो जाएंगे कि कंपनी बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशनली इस कंपनी में मैं बहुत ज़्यादा हतोत्साहित तो नहीं हूँ, मगर अगर इसके हम आरएसआई को देखें तो थोड़ी सी बात समझ में आती है। क्या समझ में आती है? थोड़ी सी बात कि आरएसआई अब 60 से ऊपर निकलना चाह रहा है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि रातों रात ही निकल जाएगा। अगर हम इसके अब वीकली चार्ट को देखें तो भी समझ में आएगा कि 60 के बॉर्डर पे अटका हुआ है। ठीक है, अब अगर हम इसके डेली के चार्ट को देखें तो समझ में आएगा कि 60 से ऊपर है, मगर वीकली और मंथली चार्ट नीचे है, तो यानी कि करेक्शन तो बनता है। ठीक है, अब ज़रा आवरली चार्ट देखते हैं। जब हम आवरली चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो आवरली चार्ट देखने पर हमें लगता है कि यहाँ पर अब करेक्शन थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है ना। हम अगर आरएसआई को देखेंगे अभी, तो यहाँ पर आरएसआई एक स्टेबल रेंज में समझ में आ रही है ना। और मुझे लगता है कि ये अब अपना एक ऑन द टॉप ये स्टॉक है, क्योंकि स्टॉक जो है बिल्कुल अपने टॉप पर है। यहाँ पे आप देखिए स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, अब स्टॉक मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा, मगर अगर ये इतना नीचे भी चला गया, 231 इस लेवल पर आ गया, इस लेवल के आसपास अगर मिल जाए तो ठीक है, हम देख सकते हैं इसको। तो यानी कि ये हमारा जो एरिया है, ये एरिया एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। ये मैंने ब्लू से डोनेट किया आपको। ठीक है, 230 के आसपास की रेंज। तो यहाँ पर हम स्टॉक को दोबारा ख़रीद सकते हैं, और जो मेरा जो टारगेट बनता है यहाँ पर, वो टारगेट कोई बहुत ज़्यादा टारगेट की मैं अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ। एक स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है, क्योंकि जब सब कुछ निकल गया, क्योंकि खबर जब आई थी तब ये इसी बीच में आई है, कोई 14 तारीख के आसपास या 8-10 तारीख के आसपास, तब 208 का था। तो 20-30 रुपये तो निकल चुके हैं। मगर अभी भी हम अगर इस जगह पे लेते हैं तो यहाँ से 15% की अपसाइड मेरे को दिखती है। हमारा टारगेट क्या होगा? ये जो रेजिस्टेंस है, आप ये देख रहे हैं रेजिस्टेंस, इसको अभी मैं रेड कर देता हूँ। तो हम देखते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से नीचे जाएगी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये देखिए, ये पूरा एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस से ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे गिरेगा, करेक्शन बनता है, बिल्कुल बनता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि करेक्शन होगा। क्यों करेक्शन होगा? क्योंकि वीकली और मंथली आरएसआई उसको नीचे खींचेंगी, नीचे पुल करेंगी। ठीक है, और ये एक सप्लाई जोन है साफ तौर पर यहाँ से। ठीक है, यहाँ से पहले भी सप्लाई आ चुकी है। ठीक है, और ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका था, सपोर्ट लेवल था एक। तो ये क्रिटिकल लेवल है 240 के आसपास का, 240-243 का। यहाँ से नीचे जाएगा और 230 के स्तरों के आसपास, मैं ये नहीं कह सकता एग्जैक्ट नंबर, यहाँ के स्तर के द्वारा आ सकता है। और उसके बाद जो मेरा टारगेट होगा ये 265-270 की रेंज में मैक्सिमम। इससे ऊपर का टारगेट मैं नहीं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और उससे ऊपर क्या होता है, क्या सिचुएशन बनती है, वो आगे आने वाले समय पे देखेंगे। और दोस्तों जो स्टॉप लॉस लगाना है वो दरअसल यही स्टॉप लॉस होगा। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए ये जो स्विंग एरिया है 218 का, इस एरिया पे स्विंग लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो दोस्तों क्या लॉस देता हूँ मैं, लगभग 220 के आसपास का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है ये थोड़ा क्रिटिकल है 218 का। 218 से नीचे गिरा तो ये फिर नीचे की पोजीशन में पहुंच जाएगा।
वैसे हालांकि दोस्तों मेरा जो मानना होता है, मैं स्टॉप लॉस लगा के काम नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को पता है कि जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है तो वो करेक्शन होगा। अब करेक्शन कहाँ तक जाएगा हम ये नहीं जानते हैं। डीप हालांकि कहाँ तक जाना है पता नहीं चलता, मगर फिर भी मेरे को अपने मेथड पर कन्विक्शन रहती है, ठीक है। तो अगर मैं 200 इस लाइन के नीचे, अब यूजली अगर आप नॉर्मली अगर लोगों से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि भाई आपका स्टॉप लॉस इससे नीचे बनता है। मगर दोस्तों ये जगह अगर आप बेचेंगे, इस जगह पे बेचेंगे, तो खरीदने वाला तो ऑपरेटर बैठे हैं ना, वो इसी जगह पे तो खरीदेंगे। 215 के आसपास ही तो उन्होंने ऑर्डर्स बुक करे भी होंगे अपने। आपको क्या लगता है, ऑर्डर कहीं और थोड़ा बुक करे होंगे? तो ये जगह स्टॉक को बेचने की नहीं है। अगर स्टॉक गिर गया तो ठीक है, गिर गया, होल्ड करो आप, ठीक है। और अगर आप दूसरा एक और टारगेट देखना चाहते हैं लॉजिकल, तो हम इसकी डेप्थ को कवर कर सकते हैं, ठीक है। और ये टारगेट भी अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो टारगेट आ रहा है ये एग्जैक्टली मेरे जो मैंने टारगेट बताया आपको उसी के आसपास आ रहा है। मैंने आपको यही बताया था कि 265 के आसपास, और ये 261 आ रहा है ना। तो इसी रेंज के आसपास हम अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये टारगेट मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये एक सप्लाई जोन है, यहाँ से स्टॉक की सप्लाई हो सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस डेप्थ को देखेंगे, जो हैंडल बना है इसका, ये जो छोटा कप है, इसको देखेंगे तो ये लगभग इसके आसपास ही आएगा। तो आप ये देखिए कि ये एक टारगेट है जो कि अचीव हो गया है। ये एक टारगेट अचीव हो गया, यहाँ से अब करेक्ट होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ से अब स्टॉक करेक्ट होगा और फिर ऊपर जाएगा। अब ये जो टारगेट है, अगर मैं आपको और बारीक से देखें हम, तो अगर फेब लेवल से देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो टारगेट आएगा दोस्तों, ये 255 का तो बनता ही बनता है, और 255 के बाद आप इसमें बेचने के मौके देख सकते हैं, ठीक है। तो 255 से लेके 265 के बीच में आप बेचने के मौके देख सकते हैं। कोशिश कीजिए 260, 261, 262 में थोड़ा थोड़ा करके अपने माल को निकालते रहिए, ठीक है। तो ये थी दोस्तों रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग मेरी स्ट्रैटेजी, जो मेरे को लगता है पेपर ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर से कि जैसा एक पीयर ग्रुप की कंपनी जो बहुत अच्छी है, कंपनी का नाम है दोस्तों राइट्स। ज़रूर देखिए, क्योंकि राइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत अच्छी कंपनी है। तो कृपया करके राइट्स को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।